Hey everyone, this is Shubham Dashura and this is gonna be the fifth video of General Organic Chemistry, and in this video we are going to deal with माइनस एम इफेक्ट. ठीक है, माइनस एम इफेक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और एप्लीकेशंस भी देख लेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या क्या होती है. तो स्टार्ट करते हैं माइनस एम इफेक्ट क्या होता है. लास्ट वीडियो में हमने प्लस एम इफेक्ट देखा था और स्ट्रेंथ पड़ी थी प्लस एम की, कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा प्लस एम लगा सकते हैं दूसरे ग्रुप्स के कंपैरिजन में. तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर माइनस एम के साथ भी पढ़ेंगे. सबसे पहला तो माइनस एम इफेक्ट क्या होता है. तो अगर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है, सपोज एम ग्रुप, जो कि इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींच रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है. यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के बीच में अब डबल बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस एम इफेक्ट लगा सकते हैं. सबसे पहली ये कंडीशंस क्या है कि उन ग्रुप्स के अंदर माइनस एम इफेक्ट होगा. तो देखो, अगर यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस चेन से खींचनी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से खींचनी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो रखेगा कहाँ. उसके लिए ऑर्बिटल्स होने चाहिए. तो माइनस एम इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप्स लगा सकते हैं. सबसे पहला, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हों, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए उनके पास जगह भी तो होनी चाहिए. तो वैकेंट ऑर्बिटल्स का होना बहुत ज़रूरी है. या फिर उनके पास टेंडेंसी हो क्रिएट करने की वैकेंट ऑर्बिटल्स, टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो इन दो जगह पर माइनस एम इफेक्ट जो है वो ग्रुप माइनस एम ग्रुप वाले जो है जो भी लगा सकते हैं. वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं. या तो पी ऑर्बिटल हो या फिर डी ऑर्बिटल हो. पी ऑर्बिटल का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे बोरोन. बोरोन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे जहाँ पर वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स ले रख सकता है. डी ऑर्बिटल्स के अंदर फॉस्फोरस वाला आ सकता है, सल्फर वाला आ सकता है, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि ये दोनों जगह पर लग सकते हैं. अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि नाइट्रोजन की फैमिली क्या आता है, अंदर आता है फॉस्फोरस, तो इसके ऊपर तो लोन पेयर प्रेजेंट है. तो क्या वो लोन पेयर दे भी सकता है और वापस डी ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट भी कर सकता है. हाँ, पर ये केसेस पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में. दूसरा केस है टेंडेंसी टू क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल्स. इसके अंदर जैसे यहाँ पर NO2 ग्रुप की मैं बात करता हूँ, और पहले ही बता रहा हूँ NO2 ग्रुप का सबसे ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट होता है. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस एम इफेक्ट जिसका जहाँ पर भी कंपैरिजन में आवे, NO2 ग्रुप पर आँख बंद करके निशान लगा देना. तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 4 5 सारे इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास सबसे बॉन्ड बनाया हुआ है उसने. बट यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन है तो वो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है. तो इसका एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है और फिर ये अपना लोन पेयर को एक्सेप्ट करना या पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से. सिमिलरली यहाँ पर साइनाइड हो सकता है या फिर COX, ऐसे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं जो कि टेंडेंसी रखते हो कि वो वैकेंट ऑर्बिटल्स को क्रिएट कर सके, जबकि वहाँ पर पहले वैकेंट ऑर्बिटल्स ना हो. तो इस तरीके से यहाँ पर माइनस एम ये सारे ग्रुप्स लगा पाएंगे. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ज़्यादा माइनस एम कौन लगाएगा, कम माइनस एम कौन लगाएगा. ठीक है, अगर मैं एक जनरल बात करता हूँ कि ये सपोज ये है और इस तरीके से मेरे पास कोई भी चेन लगी हुई है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और आगे भी ऐसे चल रहा होगा, और यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप अटैच्ड है. ये ऑक्सीजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, तो यहाँ पर इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है. ये डेल्टा पॉजिटिव जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाए ताकि ये इस चार्ज को स्टेबल कर देवे. ठीक है ना. तो यहाँ पर इस कार्बन पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही माइनस एम इफेक्ट बढ़ेगा. पॉजिटिव चार्ज
ऑन कार्बन इंक्रीजेज तो -m इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर -m इफेक्ट जो है किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है। सपोज़ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले COCH COH COCH3 COOH और उसके बाद है COOR। ये 4 ग्रुप्स हमको दिए हुए हैं और ये पूछा है कि इसमें -m का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर मैं भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा -m इफेक्ट बढ़ेगा। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ये जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव स्टेबलाइज हो जाएगा उतना ही -m इफेक्ट पुअर लगेगा, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ही क्यों, है ना। यहाँ पर OR है, ये अपना मीजोमेरिक लगा के इसको स्टेबलाइज कर देगा। OH भी अपना मीजोमेरिक लगा के इसको स्टेबलाइज कर देगा। CH3 अपना +I लगा के इस चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा है। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर इस चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, तो सबसे ज़्यादा +m कौन लगाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक में से ज़्यादा अच्छा कौन होता है, तो आंसर है मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, वो तो डोमिनेट करता है हमेशा। इंडक्टिव तो बहुत छोटा इफेक्ट होता है, तो उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा तो -m रहेगा। तो आंसर बी सेकंड नंबर पर आ जाएगा, m के इफेक्ट -m इफेक्ट के ऑर्डर में। ठीक है, अब इन दोनों में से -m ज़्यादा अच्छा किसका होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि OH और OR के अंदर क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक इफेक्ट लगता है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर खिसक जाता है, तो उसका +m उतना अच्छा से नहीं लग पाता है, तो इसका +m OH का +m ज़्यादा लगता है। +m यहाँ पर ज़्यादा लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो इसको -m लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसका -m इफेक्ट पुअर हो जाएगा, तो इसलिए इसका -m इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो A B D C यहाँ पर स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा -m की। ठीक है, तो यही होता है -m इफेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हो सकती है। उससे पहले हाँ, एक और चीज़ तो रहेगी, वो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स वाला केस, PR2 की बात कर रहा था ना। तो जैसे यहाँ पर PR2 जो है वो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास दोनों हैं, p ऑर्बिटल्स भी है और d ऑर्बिटल भी है। अगर यहाँ पर इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अच्छे से अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको स्टेबलाइज कर देगा मॉलिक्यूल को, और ये CH2 डबल बॉन्ड PR2 बन जाएगा इसके ऊपर पॉजिटिव। पर अगर यहाँ पर कार्ब एनायन है और यहाँ पर PR2 अटैच्ड है तो ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। फॉस्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसमें एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि इसका जो लोन पेयर है वो इसके p ऑर्बिटल में पहले ही पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये अपना -m इफेक्ट शो कर सकता है, और यहाँ पर अब ये अपना +m इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पर हमने क्या सीखा कि डिपेंड करता है कि कोई भी ग्रुप -m या +m कब लगाएगा। वो डिपेंड किस पे करता है कि उसके साथ में क्या लगा हुआ है। अगर इस केस में इसके साथ में कार्बोकैटायन था, उसने डोनेट कर दिया, यहाँ पर कार्बेनायन था, उसने एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा केस है जहाँ पर +m और -m दोनों ही लग रहे हैं। अब हम फाइनली एप्लीकेशन वाले पार्ट पे पहुँचते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ मीजोमेरिक। Applications of mesomeric effect. पहली एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट की, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट से हम किसी भी एल्कीन की रिएक्टिविटी को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि C डबल बॉन्ड C जो है उस पर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जो कि K1 रेट से अटैक कर रहा है, और यहाँ पर हमने दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर
एक +m ग्रुप अटैच कर दिया और फिर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाया, और तीसरे केस में एक -m वाला ग्रुप अटैच कर दिया और फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाया। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये अपना +m लगाएगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो अगर ये K2 है और ये K3 है तो K2 की रेट सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी जो कि इलेक्ट्रोफाइल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो K2 सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर -m है तो ये अपने इससे और पाई इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो ये तो यहाँ पर तो और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जाएगी, तो K3 सबसे स्लो चलेगी और बीच में K1 आ जाएगी। तो इस तरीके से ही हम लोग एल्कीन्स की रिएक्टिविटी को इन मेसोमेरिक इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी अगर सपोज यहाँ पर OCH3 अटैच है तो ये +m है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इसकी रेट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर यहाँ पर सपोज NO2 अटैच है, यहाँ पर NO2 अटैच है और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो उतनी अच्छे से नहीं होगी, तो अगेन यहाँ पर K1 की रेट जो है वो K2 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, पर जब ये क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं ना तब हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमको स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है वो ध्यान नहीं रहता है, तो स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना है m और +m इफेक्ट के दोनों की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को ये एक्सप्लेन कर सकता है। अगर +m है तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, -m अटैच है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और लेना चाहेगा तो वहाँ से तो देगा नहीं कार्बोकेटाइन, तो और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा उसको। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ये COX वाले जितने भी हैं तो यहाँ पर जितना ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ज़्यादा -m इफेक्ट लगेगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतने ही अच्छे से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो कुल मिला के जितना ज़्यादा -m इफेक्ट लगा पाएगा ये मॉलिक्यूल उतना अच्छे से इसकी रेट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की। तो इस तरीके से हम इसको रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी मेसोमेरिक इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी मेसोमेरिक इफेक्ट की, और इसी के साथ हमारा मेसोमेरिक भी ख़त्म होता है। हमने इंडक्टिव और मेसोमेरिक ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक का हल्का सा आइडिया लेंगे, और उसके बाद एसिड बेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।